प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो प्रोकैरियोटिक आरएनए है, प्रोकैरियोटिक आरएनए, हम इसे क्या कहते थे? इसको मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं। ठीक है, नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग इनको नहीं चाहिए। मैसेंजर आरएनए का डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। कल हमने आपको बताया था इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती। डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। ठीक, किसमें? प्रोकैरियोट में। यहां पे आपने ये भी देखा था कि ट्रांसलेशन स्टार्ट्स इवन the transcription process is continue। अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, ऐसा देखने को मिला है प्रोकैरियोट में। इसलिए यहां पर फास्ट रेप्लिकेशन होता है, सेल का डिवीजन भी फास्ट होता है, क्योंकि यहां पर कोई टाइम गैप नहीं होता। किसके बीच में? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में किसी भी प्रकार का टाइम गैप नहीं होता। कल हमने आपसे यह भी डिस्कशन किया था इन यूकैरियोट, यहां पर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये कैसा है? इसको हम बोलते हैं HN RNA। व्हाई इज इट कॉल्ड एज HN RNA? तो हमने आपको बताया था कि आरएनए में ये जो HN RNA है, इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज होते हैं। इसमें कोडिंग सीक्वेंस होता है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। दिस वन, ये है। हम इसे इंट्रॉन कहते हैं और इसे एक्सॉन कहते हैं। ये कोड करते हैं, ये कोडिंग रीजन है। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन है। इंट्रॉन्स और एक्सॉन के पाए जाने की वजह से यहां पर जो सिस्टम है, जो सीक्वेंस है, इसका ये हेट्रोजीनियस अरेंजमेंट है। लगातार एक्सॉन ही नहीं है, दो एक्सॉन के बीच में इंटरप्शन हो रहा है यहां पर इंट्रॉन की वजह से। इंट्रॉन्स नाम जो है पड़ा है, इंट्रॉन्स को हम इंट्राजीनिक रीजन कहते हैं। यहां से ऑन ले लीजिए और यहां से इंट्रा ले लीजिए, इंटर, ये इतना केवल। तो इधर से लिया INTR और इधर से लिया ऑन्स, क्या नाम हो गया? इंट्रॉन्स, इंट्राजीनिक रीजन्स। इन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं और ये किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? नॉन कोडिंग रीजन्स पड़ा इनका नाम। और इसमें जो दूसरा सेगमेंट है ये फंक्शनल होता है, इट इज कोडिंग एंड दिस कोड्स फॉर एक्सॉन सीक्वेंसेज। किसको कोड करता है? एक्सॉन को कोड करता है। और ये इंट्रॉन जो होते हैं ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते और एक्सॉन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलीपेप्टाइड बनाने में सक्रिय रोल किसका है? एक्सॉन का, और इंट्रॉन का रोल नहीं है। ठीक, अब चूंकि ये एक्सॉनों के बीच में इंट्रॉन है तो ये क्या कर रहे हैं? ये स्प्लिट सीक्वेंस डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस आरएनए कहा जाता है।
इसको न्यूक्लियर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका निर्माण न्यूक्लियर डीएनए से हो रहा है, इसलिए ऐसे आरएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और अभी ये फिट नहीं है। क्या नहीं फिट है? क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन की विषय वस्तु नहीं है। इनको ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब ये मैसेंजर आरएनए हो जाएंगे। और ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन्हीं को कुल मिलाकर हम प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं। मीन्स दिस एचएन आरएनए, यू कैन सी हियर एचएन आरएनए, this has to undergo the process of RNA processing to be converted into messenger RNA, and unless it is not converted to messenger RNA, it will not enter the process of translation. इससे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक, वो 3 स्टेप कौन से हैं? यही हमने आपको अपना जो पिछला वीडियो लेक्चर भेजा था उसमें भी है। अब उसका डुप्लीकेट लेक्चर फिर से सुनिए। अब इसमें जो स्टेप्स होने जा रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं? व्हाट आर दी स्टेप्स in DNA transcription? ये जो स्टेप्स हैं इनके नाम हैं कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। ये 3 स्टेप्स हैं और इन्हीं 3 स्टेप्स के थ्रू जो है आपका ये जो आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए में चेंज हो रहा है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए गोइंग टू चेंज टू मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस नोन एज आरएनए प्रोसेसिंग। अब आइए और बात करें कि इनकी नीड क्यों पड़ी है, क्यों प्रोसेसिंग यहाँ होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी। तो आइए और इसे समझते हैं कि इसमें प्रोसेसिंग की नीड क्यों है। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोसेसिंग? पहले तो आप ये समझ लीजिए तीनों स्टेप्स जो ये हैं ये सारे कहां पर होते हैं? ऑल दीज स्टेप्स आर टेकन इन द न्यूक्लियस बिफोर the hnRNA is transported out of nucleus. प्रोसेसिंग के तीनों स्टेप ये कंप्लीट होते हैं जब आरएनए कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। और इसकी सारी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद हम आरएनए को अलाउ करते हैं कि ये बाहर जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेसिंग की क्रिया कहाँ तक कंप्लीट होती है तो क्या बताएंगे आप? इनसाइड द न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? लिख लिया? सबसे पहली बात कर रहे हैं हम कैपिंग की। देखिए ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये पोर है, यहां पर डीएनए है दिस वन। यहां से क्या बना है? यहां से बना है 5 प्राइम 3 प्राइम। ये क्या चीज है? एचएन आरएनए है। इसको यहां से बाहर आना है तो सबसे पहले ये अपना टेल बाहर निकालेगा या हेड निकालेगा? ये अपना हेड निकालेगा, टेल नहीं निकालेगा, हेड निकालेगा, सिर निकलेगा। पहले घर में जब चोर घुसता है तो पहले पैर डालता है या सिर? दीवार में जो नकब लगाते हैं, नकब दीवार कहीं पर जो
थोड़ा सा ऐसे गोल सा काट लेते हैं और फिर घर के पिछवाड़े से घुसते हैं, उसको सेंध मारना कहते हैं। तो चोर कैसे घुसता है घर में? अपना पैर अंदर करता है या सिर पहले? है बताओ, पहले क्या अंदर करना चाहिए? पहले पैर अंदर डालना चाहिए। पैर अगर कट गया तो जिंदा रहेंगे, चल लेंगे, और सिर कट गया तो मर जाएंगे। तो पहले वो पैर अंदर करता है कि हो सकता है कि हमारे उस दीवार को तोड़ने में मकान मालिक जग गया हो और बांका लेके खड़ा हुए वहीं देवलिया के पास, या आओ सरऊ जैसे सिर अंदर की हम मारब खर्च से उड़ जाई, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो अपना सिर, चोर कभी भी सिर अपना अंदर नहीं डालता, पहले अपना पैर डालता है। आहट ले लेता कि इधर उधर कुछ मामला तो नहीं है, जब सब सही होता है तब अंदर घुसता है। लेकिन जब बाहर आना होता है तो क्या करता है? अगर घर के अंदर आना है तो पैर अंदर करेगा पहले, और घर के बाहर अगर आना है तो अपना सिर बाहर करेगा। राइट? क्यों? क्योंकि खुपड़िया पहले बाहर निकाल ली, बदम पैरवा फंसे थोड़ा बहुत कठिन है, कौन दिक्कत है, जान तो बची रहेगी। बिल्कुल, अगर आप इस लिहाज से इसको देखें, ऐसे ही चोर वोर के ढंग से समझ लें, थोड़ा सा तमाम देहाती एग्जाम्पल से, तो आप यूँ समझ जाइए कि इसका जो आरएनए है इसे बाहर निकलना है तो अपना सिर सबसे पहले बाहर निकालेगा। ठीक, अब चलो मान लो कि अपन सिर बाहर निकारत है, सपोज करो निकाल रहा है, तो जैसे ही अपना सिर बाहर निकालेगा, अब यहाँ पर यहीं पर कब का मिल जाएगी है, फट से राइबोसोम मिलेगा। अब पता लगा पूंछ अंदर फंसी और ये बहरे निकल आए और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। अब पता लगा पूछिए बहरे ना निकले तो सिर निकल आया है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया और इसकी टेल अंदर है, तो क्या करेंगे हम? अच्छी बात नहीं है, पहले सेफ ट्रांसपोर्टेशन कर लीजिए। अब करें कि साहब अगर हम सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले सिर बाहर निकालते हैं तो इसको राइबोसोम मिल जाएगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। टू अवॉइड द इमीडिएट ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपिंग इज डन। तो यहां पर हम कैपिंग पहले कर देते हैं, टू प्रोटेक्ट इट, टू अवॉइड द इनिशियल और इमीडिएट ट्रांसलेशन। पहले भैया सेफ निकल आओ हुआ से, ओकरे बाद तब राइबोसोम से दोस्ती करो और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होए, है कि नहीं? तो सिर बाहर निकालने में कैप लगा लो ताकि आपको आरएनए पहचान ना पावे, ताकि आपका आरएनए और मैसेंजर आरएनए का बाइनरी कॉम्प्लेक्स ना बन पावे, जिससे कि ट्रांसलेशन तुरंत स्टार्ट ना हो। राइबोसोम के संपर्क में आकर इमीडिएट ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए यहां पर कैपिंग जरूरी है। ठीक, लिख लीजिए। तो कैपिंग क्यों जरूरी है? द कैपिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इमीडिएट ट्रांसलेशन the capping is required to avoid the immediate translation because the head मतलब 5 प्राइम एंड emerges first of nucleus out। न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, सबसे पहले इसका 5 प्राइम एंड इमर्ज करता है। कौन सा एंड? इसका 5 प्राइम एंड सबसे पहले इमर्ज करता है। ठीक है, अब इसका इमीडिएट ट्रांसलेशन ना हो इसलिए कैपिंग होती है। तो इसलिए क्या होगा, कैपिंग में होता क्या है? कैपिंग में एडिशन होता है, किस चीज का? 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक रेजिड्यू यहां पर अटैच होता है, न्यूक्लियोटाइड। इन कैपिंग व्हाट हैपेंस? इन कैपिंग 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the 5 prime end of the primary transcript। सेवन मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the 5 prime end of the primary transcript। ठीक, अब मान लो कि जैसे ये आपका आरएनए है, एचएन आरएनए,
अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि बीच में इंट्रॉन एक्सॉन है भाई, वो भी मान लो हैं, इंट्रॉन एक्सॉन भी हैं, ये हैं, ये इंट्रॉन्स हैं, मान लो ये हैं, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है। तो यहां पर क्या होगा कि 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे 3 फॉस्फेट होंगे, ये इसकी लिंकिंग हो जाएगी। कहां से लिंकिंग होगी इसकी? 5 प्राइम एंड पर इसका अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम इसे नाम क्या देंगे? इट इज नोन एज कैप। ये प्रोसेस है कैपिंग का, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इमीडिएट ट्रांसलेशन। तत्काल ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अटैचमेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, ई अच्छा लागत है कि वीडियो ना अच्छा लागत है? तो वीडियो ना भेजे की जरूरत है कौन है? आप लोगों को ग्रुप से निकाल दें, उसमें से 2-3 जने रहे खाली बसों में, जो वीडियो से ही पढ़ने वाले हैं, बाकी को निकाल देते हैं। हो गया? पहला स्टेप समझ गए। हालांकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल है, लेकिन आपसे पूछी नहीं जाएगी तो हम क्यों आपको फंसाएं फालतू में, हम तो आपको दलदल से निकालना चाहते हैं। तो बस इतना ही जान लीजिए होता क्या है। कैपिंग में 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? टेलिंग। नेक्स्ट है टेलिंग। ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप जो टेलिंग है, भाई चोर का सिर निकल हुआ बढ़िया से तो पूछियो निकले ना, उसका पैर भी निकला हुआ आराम से, फंसा ना हुआ अंदर। नहीं पता लगा कि सिर बहरे निकाले, मकान मालिक के पैर पकड़े कि अभी जाता है तू कहाँ है, हमारा सामान सब चोरी करके। आजकल लखनऊ में गोमती नगर जैसी जगह पर चोरी हो रही है। हमारे एक रिलेशन में है, उनका पूरा घर खाली कर दिया चोरों ने। वो आजकल गैस कटर, बेल्डर वर्डर ये सब लेके आते हैं ना, दरवाज़ा काट देते हैं, कोई अगर घर में नहीं रहता तो। और ट्रंक्लाइजर लेकर के आते हैं, कुत्तों को बेहोश कर देते हैं 2 मिनट में। तो ट्रंक्लाइजर होता है केमिकल, मारा सन्न से ख़त्म, कुत्ता सुस्त। कितने हाईटेक चोर हो रहे हैं सब। घर संभालना, खाली करके मत जाना। आजकल स्मैकिए भी टहल रहे हैं, और ना वही तो और कम से कम 2 बर्तनें रखा हुई अंदर, बच्चे विद्यार्थी हैं, कुछ कमरे में राजा रहता नहीं है, तो वही उठा ले जाएंगे सब, कुर्सी मेज पंखा उठा ले जाएंगे, हैं चोरी करते हैं सब। हैं नहीं, मार नहीं रहे ये, इस प्रकार के चोर मारते नहीं। चलिए, ये ऐसे घरों में घुसते हैं जिन घर में कोई नहीं है, कहीं बाहर गए हैं सब टहलने, शिमला गए हैं टहलने गर्मी के दिन में। अब इधर सब जाएंगे, क्या हो यार गिर रहे हो। हाँ, तो कह रहे हैं कि साहब इसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि ताकि इसकी पूंछ भी बाहर निकल आवे, इसके लिए यहां पर टेलिंग होती है। तो टेलिंग में क्या होता है कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन होता है। टेलिंग में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दिस? टेम्पलेट, इसको समझिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन होता है, टेक्स प्लेस। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन टेक्स प्लेस on 3' end of the primary transcript. Template independent addition takes place on the 3' end of the primary transcript. अब कौन से नाइट्रोजन बेस का एडिशन होता है? किसका? अबाउट 200 to 300 एडिनिन बेसेज आर एडेड। लगभग 200 से 300 की संख्या में एडेनिन नाइट्रोजन बेसेज का एडिशन होता है। इसी को पॉली एडिनिलिक ग्रुप कहते हैं।
और घटना को पॉलीएडिनिलेशन कहते हैं या टेलिंग कहते हैं, अर्थात टेलिंग का दूसरा नाम भी है पॉलीएडिनाइलेशन। हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि पॉलीएडिनिलिक ग्रुप का अटैचमेंट होता है यहां पर। यहां से देखिए आप, सपोज करो कि इसको बनाने वाला जो डीएनए था वो ये है। अब यहीं पर इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड था, तो 3 के सामने 5 बना था, 5 के सामने 3, ये कौन है? दिस वन इज द टेम्पलेट। अब यहां पर इस टेम्पलेट में होना क्या चाहिए? अगर यहां पर थाइमीन है तभी यहां पर कौन आएगा? एडेनिन आएगा, लेकिन थाइमीन नहीं है। देयर इज नो सिग्नल फॉर दिस, नो कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट हियर ऑन द टेम्पलेट इवन देन। यहां पर क्या होता है कि ये पॉली ए यहां पर जुड़ता है ऐसे, इस प्रकार से। हम इस चीज को क्या बोलते हैं? पॉली एडिनिलिक ग्रुप कहते हैं इसको, एंड इट इज एडेड टू 3 प्राइम एंड। इसी को हम टेलिंग भी कहते हैं, एडिशन ऑफ पॉलीएडिनिलिक ग्रुप। इवन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस फॉर दीज नाइट्रोजन बेसेज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। भाई डीएनए में क्या है कि जैसे इसमें देखिए, सपोज करो कि यहां पर एडेनिन है तो यहां पर यूरेसिल आएगा, यहां पर साइटोसिन है तो इस पर क्या आ जाएगा? ग्वानिन आएगा, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ए आया है, अर्थात ये टेम्पलेट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम लिखा? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन टेक्स प्लेस। किसका? लगभग 200 से 300 की संख्या में एडेनिन बेसेज होते हैं जिनका अटैचमेंट यहां पर होता है। मामला समझ गए होंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसी को हम पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं या इसी को टेलिंग कहा जाता है। यह काम भी कहां हो रहा है? यह काम भी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। किसका? जहां पर 5 है, 5 खत्म हुआ, 3 ये भी एक्सट्रीम तो है ही है। उसके बाद ये यूटीआर है, 3 के बाद आता है बियॉन्ड 3। बियॉन्ड 3 इट इज यूटीआर है। यस, उसके बाद यहां कुछ नहीं, तो इसमें क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है। 5 के बाद 3, लेकिन एडिशनल यहां पर होता है ये, इसलिए इसको यूटीआर कहा जाता है, अनट्रांसलेटिंग रीजन है। हाँ, इसीलिए तो इसको गाइड आरएनए कहते हैं। गाइड आरएनए यही है, एडिटिंग यही है। एडिटिंग का मतलब क्या है कि अपने दम पर कुछ नाइट्रोजन बेस को जोड़ लेना, और ये आरएनए कर सकता है। इसी को कहते हैं गाइड आरएनए। अगर आरएनए ऐसा करे तो। अब आप बहुत डिटेल पूछ रहे हैं तो हमें बताना पड़ रहा है, आइबे न करेगा, कहां परेशान हो इन सब चक्कर में। संतुलित रहो, दिमाग आपका जितना है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको थोड़े में लगा लो, उतने में कंसंट्रेट करो, एक को क्वेश्चन गलत ना होने पावे बस। बाद में हम ज्ञान बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी अब अगर आप कहो कि हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, उसमें फीडिंग हो जाएगी अभी भी, और तो क्या जरूरत है कूड़ा कबाड़ भरने की? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दीपिका पादुकोण पर प्रश्न पढ़ करके सिलेक्ट हो सकते हैं तो दीपिका पादुकोण पढ़ेंगे, रात दिन पढ़ेंगे, जो करना हो कर लो। घर वाले कहें कि तुम फिल्म देख रहे हो, कह देंगे हाँ देख रहे हैं, कहीं का है कि परीक्षा में आएगा तो क्या कर लें। ऐश्वर्या राय को पढ़ने पर अगर सिलेक्शन हो रहा तो पढ़ेंगे, सन्नी देओल की फाइटिंग पढ़ने पर सिलेक्शन हो रहा तो हमारे क्या जाता है भाई। आतंकवादियों ने कहाँ कहाँ हमला किया, इसको पढ़ने में अगर हो रहा है तो कहने की घर वाले कहेंगे कि तुम झगड़ा पढ़ रहे हो क्या, झगड़ा पढ़ना चाहिए क्या? तो झगड़े तो पढ़े हैं मुगल पीरियड में, और क्या पढ़े हैं? मार काट ये सब। वो अपने बाप को मार डाली, वो अपने बहन का मार डाली, वो उनके यहाँ पे बैठाइन, वो उनके राज छीन लीन, ये सब तो वो है। ये राजा लोग एक को सही रहे हैं। ये छत्रसाल एंड कंपनी ये सब थे, सब दूसरे राज्य पर हमला करके आक्रमण करके क्या करते थे? अशोक एंड कंपनी। अशोक ने उड़ीसा को क्या कर दिया था? कलिंग को, है कलिंग को वहां पर मेल विहीन कर दिया था, पुरुष रही नहीं गए थे, स्त्रियां थी। अब बिहारी जब वहां जाते हैं उड़ीसा में, अभी हम पिछली बार जब गए थे भुवनेश्वर, वहां रहे थे 2-3 महीना, वहां पर हमने देखा वहां बिहारियों के प्रति अजीब सा रोष है। बिहार के लोगों को बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो कहते तुम्हारे यहाँ का अशोक था, यहाँ आया था और एक बार हमला किया था कलिंग पर। तो अभी भी वो रोष है उन लोगों में। क्या करने के लिए गए थे तुम दूसरे राज्य पर? अपने छोटे से राज्य में नहीं रह पा रहे थे? कितना कत्लेआम हुआ होगा, तमाम निर्दोष सैनिक मारे गए होंगे। तो पहले के ज़माने में होता था ये सब, आज नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सभ्य हो गए, अब कहते हैं नहीं है, नहीं होना चाहिए। जहाँ जमने जमाने में जाते रहे, जौनी तरफ जाए, कहा कि हाँ आज वहाँ स्वयंवर है, तो ये ना देखें कि हमारा कभी ब्याह हो चुका है, कहें चलो वहाँ से ठोर ले आवा जाए। तो जा करके धनुष चढ़ाए, मारे, आंख पर भेद दिया। अर्जुन ने क्या कर दिया? भगवान कृष्ण के रहते हुए बहुपत्नी विवाह होता था, तो जा करके स्वयंवर में मारा धड़ाम से। तो कोई नियम कानून था? नियम कानून तो अब हम कितने सही हो गए हैं। हम लोग हरदम कहते 4 लोग क्या कहेंगे, समाज का डर हो गया। पहले कहाँ समाज था? कुछ नहीं था।
जिसको मारते थे मार देते, 302 केस चलता था क्या है। जेका पाँव में मार दिए गम से, गए शिकार खेले मार दिए, धड़ाम से मर गया, श्रवण कुमार मर गए, ये वाले नहीं। तो श्रवण कुमार मर गए, राजा दशरथ जी गए थे। अब आज के डेट में होता तो उनके खानदानों पर चल जाता 302 केस, चलो लड़ो मुकदमा। समाज अब सही हुआ है, समाज पहले गड़बड़ था, सोसाइटी में अब डर है लोगों का। ये बात और है कि कानून का उल्लंघन करते हैं। नियम बहुत अच्छे थे, संविधान का अनुपालन कर लो, झगड़ा करने मना नहीं कहेगा। तब चलिए थोड़ा सा आपको हल्का कर रहे थे। हाँ, तो 2 स्टेप आप समझ गए, कौन सा, कैपिंग, टेलिंग समझ गए। अब सबसे बड़ा वाला घमासान बाकी है, ओकर का नाम है स्प्लाइसिंग। चलो हेट्रोजीनियस आरएनए को होमोजीनियस बनाते हैं। क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस आरएनए को होमोजीनियस बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस इसको मार कर भगाते हैं। चलो हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस आरएनए बनाते हैं और बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इसको मारकर भगाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। ये सब मिटा देंगे इधर का। अगर तो सब जने ऑफलाइन पढ़े लगा तो हमारा ठीक आ जाए। ये सब थमचू वमचू ना लगाना पड़े, जो लगाते हैं। अब एक ठीक कन्या कोई मनीषा कुमारी है, वो बैठती वहाँ इलाहाबाद में है, तब कहे वहीं पढ़ लो। करे सर यहाँ टहल लिया, आपके जैसा कोई नहीं। हम कहे वाह, किसी ने जोड़ा है उसको, मनीषा को किसने जोड़ा है, वो अलका ने जोड़ा है शायद। और हाँ, उसका पेमेंट कोई लेके आया था, कौन लेके आया था तुम, हाँ ये तो मनीषा इलाहाबाद में है। क्या कर रही है वहाँ पर, बीएड कर रही है। हाँ, सही में मेरे जैसा कोई नहीं है। इतना ओजस्वी लेक्चर कौन देगा, पढ़ाने को सब पढ़ा देंगे बहुत बढ़िया से, XY इसको IZ सब, लेकिन ये बिचो में जो फुलझड़ी चलत है कर गई, बताओ। आप देखे, कल हमने 2.5 घंटे का लेक्चर लिया था वहाँ गोरखपुर में। मुझे खुद नहीं पता चला कि 2.5 घंटा हो गया। बच्चों ने कहा सर पता नहीं चला, ये तो 2.5 घंटा तो हम फिल्म नहीं देख सकते बैठकर, बीच में इंटरवल चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए और वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चाहे जितनी सुंदर फिल्म लगी हुई। और 2.5 घंटा पढ़ लिए साले, पता नहीं चला, है कि नहीं। चलिए आप देखिए, ई है कौन, ई है आरएनए। अब बीच बीच में से हटाओ, बीच बीच में जोड़ो दूसरा सीक्वेंस, कौन, ये है इंट्रॉन। 5 प्राइम यहां पर कैप लग चुकी है, यहां पर हो चुका है। ये आपका HNRNA है, 2 स्टेप पूरा हो चुका है। तीसरा स्प्लाइसिंग दिखनी है। इसमें क्या करना है, इस प्रक्रिया में जो इंट्रॉन्स होते हैं, दीज आर लूप्ड आउट, इंट्रॉन्स आर लूप्ड आउट। यहां से लूपिंग करके बाहर चले जाते हैं, अर्थात अगले स्टेप में ये काम होता है। इंट्रॉन्स क्या हो गए, लूप बन गया इनका। और ये लूप बनने के बाद अगला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच बन जाएगा। ऐसे निकाल के फेंक दिए गए, ये सभी इंट्रॉन्स हैं, यहां से निकल गए। और इस प्रकार से अब आपका ये जो है HNRNA से क्या हो गया, नाउ इट इज मैसेंजर RNA। अब ये मैसेंजर RNA है, तो आप फिगर में यहां लिख लेंगे व्हाट, इन फिगर यू हैव टू राइट हियर दैट द प्रोसेसिंग
यहां पर हो जाएगा स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए, स्प्लाइसिंग ऑफ HNRNA टू mRNA। और हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा है। और इस काम में मदद करने के लिए कौन है वो हम आपको अब बताते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है वो आप देख रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग हिम्मत बांधे कि हम पीजीटी निकाल लेंगे, आप बताइए जरा। टाइम बढ़ा दे थोड़ा, आपका थोड़ा टाइम बढ़ा दे, और आधा घंटा रोज क्वेश्चनिंग पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो चैप्टर कल पढ़ाए हैं आज उस पर डिस्कशन, ऐसे एक चैप्टर पढ़ के आइए। हम पेपर तो देंगे आपको, लेकिन यहाँ डिस्कशन आधे घंटे का, क्वेश्चन आवर लगा दें आपका। 1 घंटा पढ़ा देंगे, आधा घंटा का आपका क्वेश्चनिंग का करा देंगे। ठीक, सहमत हैं? थोड़ा लेट जाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से लेट जाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से इतिहास कायम कर दे। क्या कर दें? इतिहास कायम कर दे फैजाबाद में। कम से कम 10 सिलेक्शन पीजीटी में इसी में से हो, 10 सिलेक्शन। आर यू रेडी? जोन सोलवा पूछा जाए, वही सोलवा यहीं पे हम क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले। जो वहाँ आएगा यहीं प्रैक्टिस कर लो बस सारा। आधे घंटे का क्वेश्चन सेशन लगाइए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तैयार हैं? आधे घंटे, कोई पैसा नहीं लेंगे उसका अलग से, आधे घंटे का पैसा अतिरिक्त नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर और कोनो फील्ड में हमें कोनो एक्सेप्टे नहीं करत हैं। अभी देखो हम नेतागिरी करना चाहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें सब कहा था इनका वोट न दो, सब लॉबिंग कर लिए एकदम से कि इनका वोट न दो। अगर ये आएंगे तो मरिए एकदम तहस नहस हो जाएगी। कॉलेज में तमाम मुद्दा उठा के शुरू करिए, चाहिए पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे कोई नहीं पसंद करता यार, पता नहीं, विद्यार्थियों को छोड़कर कोई पसंद नहीं कर रहा मुझे। हम कहे चलो कम से कम यही बचा, रोटी पानी गुजारा हो जाए, विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। नहीं तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वो ना पसंद करे, है कि नहीं? फैमिली में भी कोई पसंद नहीं करता है ना, बिना मतलब बवाल कर रहे हैं आप चारों तरफ। ना भाई लोग पसंद करते हैं, ना घर में बच्चा भी पसंद नहीं करता। कहाँ नाटक किए हैं ये सब झूठे। हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा काम हो नहीं पाता। डांट रोज खाते हैं घर पर, भाइयों की खाते हैं, पिताजी की खाते हैं, हैं? नहीं, विद्यार्थी तो करते हैं। साकेत महाविद्यालय में मैंने कहा था कि वंस गिव द चांस टू आवर स्टूडेंट्स टू वोट, फिर दिखाएंगे, जमानत जब्त करा देंगे। हिम्मत हो तो आ जाओ मैदान में, जमानत जब्त हो जाए। फैजाबाद में चुनाव करा लो, विद्यार्थियों को वोटर कर दो और चुनाव करा लो। बस एक टीचर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और कौन पद दे, वो तो हमें MLC बना दो, तो हमें विधायकी दे दो, सांसदी, सब बेकार है, फर्जी है। असली यही है। तो कम फ्रॉम नेक्स्ट डे, कल से आप प्रिपेयर होके आएंगे। अभी लेक्चर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले लेक्चर मतलब कि आप स्टार्ट करिए चैप्टर, फुल चैप्टर, और यहीं पर वो किताब रहेगी ना नीट वाली, क्वेश्चन अलग से नहीं करना, वही पढ़ेंगे और सुनाएंगे आपको, क्वेश्चन बताएंगे इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा, और पूरी किताबिया सॉल्व कर डालो यहीं बैठ के। क्या समझे? ऐसे सुनो कहानी हम फटाफट, और 30 मिनट में कम से कम 60-70 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपने आप तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन यहाँ बैठ कर सुनो, कथा सुन लोगे, और सुनत सुनत अभ्यास थे जड़मत होए सुजान, और रसरी आवे जाए ते सिल पे परे निशान, बस सिलेक्शन हो जाएगा। प्रदीप भाई, सिलेक्शन नहीं, रैंक, रैंक लेनी है। मैंने कहा था कि रैंक 1, इससे नीचे समझौता नहीं। और इंटरव्यू में कहा तुम होश में अपनी पूरी ताकत लगा लो, रोक नहीं पाओगे मुझे। दोनों चीज़ें ऐसे होना चाहिए। सारे लोग तैयार हो जाओ, 10 सिलेक्शन कम से कम जाए यहाँ से पीजीटी में, और जितना बीएड किए हैं सब टीजीटी में हो जाए। कई जने हैं बीएड में, फिर से बताओ? 3-4 लोग हैं, तो ये सब टीजीटी में निकल जाएं। ठीक है, हाँ। आइए देखिए, अब यहाँ पर देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ये बहुत सही स्टेप है। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं क्या कि 2 सीक्वेंसेज हैं, एक है इंट्रॉन और दूसरा है एक्सॉन। इसमें से इंट्रॉन चूंकि एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, अगर ये रह गया तो इसी को हम स्प्लिट जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये अगर आपसे पूछा है व्हाट डू मीन बाय स्प्लिट जीन, तो आप ये बताएंगे ऐसा जीन जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं, हम उसे स्प्लिट जीन कहते हैं। इंट्रॉन भी होता है और एक्सॉन भी होता है, तो इस वजह से जीन स्प्लिट होता है, इसको स्प्लिट जीन कहते हैं। जीन विद स्प्लिट सीक्वेंसेज। व्हाई इज इट स्प्लिट? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एमिनो एसिड, नो एमिनो एसिड, नो एमिनो एसिड, बट दिस कोड्स फॉर एमिनो एसिड, this also codes for amino acid,
दिस आल्सो। एक्सॉन जितने हैं वो एमिनो एसिड कोड कर रहे हैं साहब, लेकिन इंट्रॉन बीच में है कि वो हड्डी में कबाब बना है कि कबाब में हड्डी है, हड्डी में कबाब, कबाब में हड्डी बना है। हाँ, ये बिचौम बैठा है। अब देखो जरा, कहते हैं कि इस एमिनो एसिड और इनके बीच में ये दोनों क्या कहते हैं, चलो बॉन्ड बनाएं, चलो बॉन्ड बनाएं, राइबोसोम पर जाएं, चलो बॉन्ड बनाएं। अब बॉन्ड बनेगा कैसे? बॉन्ड तो तब बनेगा साहब जब नजदीकी बढ़ेगी। क्या होगा? गाने पे मत जाओ, हम गाने की तर्ज हमने लिया है लेकिन आइटम हमारा दूसरा है। तो दोनों एमिनो एसिड कह रहे हैं आगे भैया, कहीं हाँ चलो बॉन्ड बनाएं, तो कहीं हमारे तुम्हारे बीच दूरी बहुत है, कहीं कौन है, कहीं इंट्रॉन। अच्छा यार, कबाब में हड्डी, भगाओ सारे के का, इसको भगाओ यहाँ से, तो इंट्रॉन यहाँ से हटेगा और ये दोनों नज़दीक आ जाएंगे। दोनों एमिनो एसिड के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की रेंज को क्रॉस करके जब ये नज़दीक आएंगे बस बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अभी इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से ज़्यादा दूरी है, तो बॉन्ड बनने की संभावना ही नहीं है। अगर कोई दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, उनके बीच नज़दीकी होनी चाहिए। क्योंकि पता है ना कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इनका जो रिएक्शन होता है वो इनके कोलिजन पर डिपेंड करता है। अब कोलिजन कैसा है, इफेक्टिव है कि नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, कोलिजन इफेक्टिव है कि नहीं है, तो बॉन्ड बनने के लिए कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। तो इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में टक्कर हो और बॉन्ड बन जाए तभी माना जाएगा कि पॉलीपेप्टाइड। और इन्होंने क्या कर रखा है, दूरी बढ़ा रखी है, तो पहले इनको हटाओ, हमने इनको हटा के दोनों को नज़दीक कर दिया, आप कंटिन्यू हो जाएगा और एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो जब स्प्लिट सीक्वेंस है तो स्प्लिट पॉलीपेप्टाइड भी बनेगा, पॉलीपेप्टाइड कंप्लीट बनने नहीं पाएगा अगर ये रह गए, तो इसलिए इनको निकाला जाना आवश्यक है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्लाइसिंग क्यों भाई? स्प्लाइसिंग इसलिए है क्योंकि हमको कंटिन्यूअस स्ट्रेच आरएनए का पाना है ताकि एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। बात समझ में आई? चलो अब इनको क्या करना है, स्प्लाइसिंग के लिए मैकेनिज्म क्या है इसकी? तो स्प्लाइसिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक होता है एंजाइम और दूसरा होता है प्रोटीन। राइट, यहां पर दो चीज़ों की ज़रूरत है स्प्लाइसिंग के लिए। दो चीज़ों की ज़रूरत है, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्प्लाइसिंग। ये कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? इनमें से एक तो एंजाइम है, वन इज एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप, राइबोजाइम मींस आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम। अब आरएनए का जो ये सेगमेंट इंट्रॉन है अपनी मौत का सामान स्वयं तैयार करता है, ये अपनी मौत का सामान तैयार करता है, ये सुसाइड बॉम्बर है, ये आत्मघाती दस्ता, ये अपने लिए ही एंजाइम बनाता है। अपने लिए कौन सा एंजाइम? अपने सेल्फ स्प्लाइसिंग के लिए बनाता है। ठीक, दूसरी चीज कौन होता है? दूसरी चीज होता है स्नर्प। SNURPS, स्नर्प्स पढ़ते हैं इनको, स्मॉल न्यूक्लियर, एस का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। फिर से सुन लीजिए, क्या बोलेंगे? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, इनको स्नर्प्स कहा जाता है। ये खास प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं डिनोटेड बाय यू, इनको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनकी कैटेगरी होती है U1, U2, U4, 5, U5, U6, U7, इस तरह से इनके यू के नाम होते हैं, यू से। ये सभी क्या विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, कलेक्टिवली दीज आर नोन एज स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स, और ये मदद करते हैं किसमें? इस चेन को, यहाँ से इंट्रॉन को हटाने में मदद करते हैं, इस चेन से
स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं। वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज होते हैं। आरएनएज मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वो आरएनए एंजाइम है, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले। ठीक ठीक है ना? है, अगर वो होगा तो पूरा आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर वो है तो पूरा आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखना ये है कि ये यहां पर लूपिंग करके कॉम्प्लीमेंटेशन करा देते हैं बेस पेयर का, और जो इंट्रॉन्स होते हैं इनके दोनों किनारे पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोम होता है। अब बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से ये पेयरिंग करते हैं और लूप बनाकर यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, जब आप इसके आगे पढ़ेंगे या CSIR वगैरह की प्रिपरेशन में आएंगे तब हम आपको बताएंगे इनका एक्चुअल रोल क्या है इस नर्व्स का। ठीक है, हाँ, बस केवल ये क्या करते हैं, इसे लूपिंग करा के इनमें क्या हो जाएगा, बेस पेयर कॉम्प्लीमेंटेशन, तभी तो लूप बनता है और ये खट्ट से निकल जाते हैं यहाँ से। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है दोनों किनारे पर। इस तरह से ये दोनों मिल करके इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को स्प्लीसियोसोम कहा जाता है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोजाइम एंड स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबोजाइम्स और स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है हम उसे स्प्लीसियोसोम कहते हैं, और यही स्प्लीसियोसोम इंट्रांस में लूपिंग करके इनको बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। इनको लूप आउट कर बाहर हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्प्लीसियोसोम की है। लिख लिया है? सारी बात समझ गए? आगे बढ़ें। अब आप देखिए, ये जो मोबाइल कॉम्प्लेक्सेज जिनके होते हैं ये कहां पर अटैच होते हैं? वो ये होते हैं, यू 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 इधर से, और एंजाइम्स ये यहां पर आकर के अटैच हो जाते हैं और फिर इसको लूप आउट करके निकाल देते हैं। तो यही वो होते हैं, कौन? स्प्लीसियोसोम्स। अब देखिए सवाल क्या पूछेंगे आपसे, आपसे ये पूछेंगे स्प्लिट सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको बताना है कि यूकैरियोटिक डीएनए स्प्लिट सीक्वेंस का होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका ये अर्थ है कि उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सिस्टम होते हैं। नॉन कोडिंग को इंट्रॉन्स और कोडिंग को एक्सॉन कहते हैं। इसलिए जीन के ऐसे सिस्टम को नॉन कहते हैं, क्या इसको बोलते हैं? हेट्रोजीनियस अरेंजमेंट, राइट, स्प्लिट सीक्वेंस कहते हैं। फिर पूछेंगे इसको रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। अगर ये रहें और इनको अलाउ कर दिया जाए तो पॉलीपेप्टाइड जो होगा वो सेगमेंट में प्राप्त होगा, कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं मिलेगी। इनको रिमूव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनमें एक एंजाइम राइबोजाइम स्वयं है, आरएनए की तरह, आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा, और ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। दोनों का कॉम्प्लेक्स स्प्लीसियोसोम कहलाता है। स्प्लीसियोसोम्स यहाँ पर अटैच होकर दोनों में लूपिंग आउट करके हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे काटते हैं? न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, डीएनए के बॉन्ड्स कटेंगे यहाँ से, इधर से और फिर हटाया जाएगा। वो क्या है? डोंट कम टू दैट, यहीं तक है। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि आरएनए प्रोसेसिंग के वो तीनों स्टेप हमने आपको कंप्लीट करा दिया। पहला कौन था? कैपिंग। दूसरा कौन है? टेलिंग। तीसरा कौन है? इतना हो जाने के बाद आपका जो एचएनआरएनए है, नाउ दिस बिकम्स द फंक्शनल मैसेंजर आरएनए and it is exported out of nucleus and it comes to the cytoplasm and starts the translation process joining the company of ribosomes। तो ये एक बड़ा लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो मैसेंजर आरएनए है इसको ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करने की कहानी को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस अगला स्टेप होगा। लेकिन उसको और जाएं इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जेनेटिक कोड क्या है। ठीक है, अब जेनेटिक कोड के पहले हमें यह जानना है कि मैसेंजर आरएनए जो बन गया अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक शक्ल अब इसकी बनने के बाद कैसी दिख रही है। जरा देखते हैं, दूल्हा तैयार है तो दिखता कैसा है कि नहीं? हाँ, पूरी तैयारी हो गई है इसकी। मिटा रहे हैं?
कौन बोल रहा है? हाँ, कौन? राइबोजाइम? क्यों? ये कहाँ आपसे कहा गया कि 70S जो होता है वही राइबोजाइम है? कहाँ कहा है? राइबोजाइम में 23S होता है, ठीक है, और 28S होता है। अब आपको पता है ये बनते कहाँ पर हैं? ये बनते कहाँ पर हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं। ये न्यूक्लियस में बनते हैं। कहाँ से? नॉर से। कहाँ से बनेंगे? नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये वहाँ से बनते हैं। समझ में आया? तो बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम वहीं से होती है। तो 28S किसमें? यूकैरियोट में, और 23S साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। हम यूकैरियोटिक राइबोसोम। अरे भाई आपके शरीर में भी तो राइबोजाइम्स हैं। हाँ, और ये कौन से राइबोजाइम हैं? 28S है। और यही आपको आगे हम पढ़ाएंगे जब पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बताएंगे, तो यही 28S राइबोसोमल आरएनए है जो कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह। यस, प्रोकैरियोट में वो 23S पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज होता है, और पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज यहाँ पर 28S होता है कि नहीं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थोड़े से एक छोटे से हिस्से पर आप बैठे हैं, पूरे पेड़ पर नहीं बैठे हैं। तो अभी तो असली आगे है ना, और वो भी तब जब हमने आपको केवल इसका एक बहुत सरफेस से दर्शन कराया, बहुत दूर से, कि देखो यह है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब अंदर घुसेंगे कि एक चैप्टर में तब समझ में आएगा क्या है। लेकिन अभी तो हम आपको खाली पीजीटी पढ़ा रहे हैं ना तब। तो 28S जो है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो वहाँ पर एक्शन करता बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, कि पेप्टाइड बॉन्ड बन करके और फिर शिफ्ट हो गया पी साइड पर। हाँ, तो उसको आगे बताएंगे आपको। और बताओ, और कोई डाउट हो तो? नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। आपको ग्रुप पर आज हम पेपर दूसरा सेंड करेंगे, भरा लो, अपन डेटा वगैरह फिट रखो एकदम से। 2 सिम लगाओ। कितना सिम? 2 सिम लगाओ, चार्ज रखो फुल एकदम। तो टीजीटी पीजीटी तक ये जरूरी है। क्या करिए? घर वाले करिए। श्रवण भाई क्या हाल है? डेटा रहेगा ना? हैं? हम मानते हैं आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो ट्यूशन पढ़ाइए ना। आगे बढ़ने के लिए स्वयं पढ़ करके, हमने भी ऐसे ही किया था। हम आगे बढ़ने के लिए जब मुझको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हुई तो घर से कहने लगे इतना पैसा क्या करो, तो हम कहे ठीक है न दो, अब कोचिंग पढ़ाएंगे। तब से आदत पड़ गई पढ़ाने की। अगर वो दिए होते पैसा तो इतने अच्छे मास्टर बनते ही नहीं। पैसा नहीं दिया, पढ़ाने की आदत पड़ गई। अब पढ़ाने की आदत पड़ गई, साले पढ़ाने की आदत जाती ही नहीं है। कॉलेज में पढ़ा करके जी नहीं उठता, क्लासें नहीं मिलती है वहाँ पर, बहुत कम मिलती है। एक आध क्लास मिल गई हफ्ते में तो मिल गई, तो जी कहाँ भरेगा? हैं? अखाड़े का पहलवान, उसको तो अखाड़ा रोज चाहिए ना। अखाड़े के पहलवान को अखाड़ा रोज चाहिए लड़ाई करने के लिए। अब पता लगता है एक क्लास चुपके से मिल जाए तो बाकी भाई लोग वहाँ बैठे रहते हैं, इस बात में प्रसन्न है कि इनके बुराई करो, देखो हो क्लास पढ़ावत है, बेवकूफ़ है। लेकिन हमसे कहें कि सरकारी नौकरी का मतलब बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हम कहे अच्छा। हमसे कहें बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हम कहे वाह क्या बात है, कितना अच्छा फंडा है। चलिए मैसेंजर आरएनए का दर्शन कर लें। ये है भाई, इसमें 3-3 के क्रम में ना ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये जो 3-3 के क्रम में नाइट्रोजन बेस होते हैं, बात को समझिए, इन्हें कोडान कहा जाता है। इनमें से जो पहला कोडान होता है ये AUG होता है। अब ये कोडान क्या है हम आपको जेनेटिक कोड में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो जान ही लीजिए। ये 3-3 बेस का द ग्रुपिंग ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेज, ग्रुपिंग ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेज इन आरएनए नोन एज, इन्हीं को कोडान कहते हैं। कौन से आरएनए? मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए में 3-3 नाइट्रोजन बेस का जो समूह है, हम इसी को कोडान कहते हैं। इसमें से प्रथम कोडान जो होता है हम इसे इनिशिएशन कोडान कहते हैं। इनिशिएशन कोडान। जो हमारा अंतिम कोडान होता है हम इसको टर्मिनेशन या स्टॉप कोडान भी कहते हैं। टर्मिनेशन और स्टॉप कोडान। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इस पर चर्चा बाद में करेंगे। कौन कौन होते हैं? UAA,
UAG और UGA, इनमें से कोई हो सकता, RR करके लिख लीजिए ऐसे। तो लास्ट में तीनों में से कोई एक टर्मिनेशन कोडान यहां पर होता है, और फिर इसके बाद ये पॉली ए होता है यहां पर। हम इस पॉली ए को UTR कहते हैं। UTR स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन, और यहां पर कैप होता है, हम इसको भी क्या बोलते हैं, UTR बोलते हैं। तो UTR जो होता है इसके दोनों एंड पर होता है, सिर पर कैप और किनारे पर पूंछ, तो कैप और पूंछ दोनों को UTR कहते हैं। और इसके साथ क्या लगा होता है, SDS होता है। क्या होगा, SDS, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। तो जिनसे एमिनो एसिड नहीं भेजे जाते चेन में, जिनकी कोडिंग करके एमिनो एसिड प्राप्त नहीं होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ना तो ट्रांसलेशन इस सेगमेंट का होता है, ना ट्रांसलेशन इस सेगमेंट, दोनों तरफ होते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। पहला कोडान इनिशिएशन कोडान, और अंतिम कोडान क्या कहलाएगा, बाकी बीच के जितने भी कोडान हैं, ये सारे कोडान्स बीच वाले, ये इलांगेटर कोडान होते हैं, इलांगेशन कोडान। एंड नाउ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, फिगर में ये है mRNA, मैसेंजर RNA की बनावट यही है। आज के इस लेक्चर में इतना ही।